हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि संशोधित आवर्त सारणी के उपयोगिता और दोष, और उसके बाद पढ़े थे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें कि उनके लक्षणों को पढ़ना है। तो यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण पढ़ाना है मुझे। तो इसमें एक दो लक्षण तो पिछले ही वीडियो में बता दिए थे, तो उसमें फिर से देख लीजिए। यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण में, तो इस आवर्त सारणी में क्या होता है कि जो तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो जैसे कि जो भी यह दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, क्योंकि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वह उनके परमाणु उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो एक निश्चित क्रम के बाद उनका गुण क्या होगा, दोहराया जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही हो सकता है कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम में रखा गया है। बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। फिर इसके बाद होगा दूसरा है कि इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं। 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं, जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है। 18 खड़े कॉलम और 7 क्षैतिज कॉलम। इस 7 क्षैतिज कॉलम को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और 18 खड़े कॉलम को कहते हैं वर्ग या समूह कहते हैं। इस 18 खड़े कॉलम को क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। यानी कि इस आवर्त सारणी में कह सकते हैं कि 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं, जिन्हें 18 खड़े कॉलमों में बांटा गया है, जिसे क्या कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं।
और 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया है, जिसे आवर्त कहते हैं। तो और तो इसको लिख सकते हैं कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को उन तत्वों को 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया है, कालमों में रखा गया है, जिन्हें 18 खड़े कालमों में बांटा गया है, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। जिसे वर्ग या समूह कह सकते हैं। और 7 क्षैतिज कालमों में रखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और 7 क्षैतिज कालमों में बांटा गया है, क्षैतिज कालमों में बांटा गया है, जिसे आवर्त कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो यानी कि जो खड़े कॉलम होते हैं, इस तरह से खड़े कॉलम होते हैं, इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको वर्ग कहते हैं, यानी कि यह ऊपर से नीचे आता है। और इस तरह से क्षैतिज कॉलम होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो इसी क्षैतिज कॉलमों में को 7 क्षैतिज कॉलम होते हैं, जिसे वो आवर्त कहते हैं, और 18 खड़े कॉलम होते हैं, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। और इसमें कह सकते हैं कि तीसरा पॉइंट यह हो सकता है कि इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में यानी कि आवर्त पहले में 2 तत्व होता है, जिसे और आवर्त 2 में 8 तत्व होता है, आवर्त 3 में भी 8 तत्व होता है, आवर्त 4 में 18 तत्व होता है, आवर्त 5 में भी 18 तत्व होता है, और आवर्त 6 में भी 18 तत्व 32 तत्व होता है, 32 तत्व होता है। और आवर्त
सात में भी 32 तत्व होता है, यह जबकि अभी अपूर्ण होता है, अपूर्ण है। तो यह सबसे छोटा आवर्त होता है क्योंकि 2 तत्व होते हैं, तो इसको कहते हैं अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त कहते हैं। और इन दोनों को लघु आवर्त कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। और यहाँ से 2 आवर्त होते हैं, यह दीर्घ आवर्त कहलाएंगे, दीर्घ आवर्त। और यहाँ से यहाँ तक 6वां और 7वां यह अति दीर्घ आवर्त कहलाता है, अति दीर्घ आवर्त कहलाता है। यानी कि जो सबसे छोटा, यानी कि पहले आवर्त में 2 तत्व होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, वह 2 तत्व होने के कारण इसको अति लघु आवर्त कहते हैं, यानी कि सबसे छोटा आवर्त। और आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व होते हैं, यह इससे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। और आवर्त 4 और 5 में इससे ज़्यादा तत्व होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त कहते हैं। और आवर्त 6 और 7 में 32 तत्व होते हैं, जिसको कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। और आवर्त 7 में 32 तत्व होने चाहिए, जबकि अभी 1-2-4 तत्व अभी अपूर्ण हैं, यानी कि भरे नहीं रख गए हैं। तो इस तरह से जो चौथा, अब इसके बाद चौथा लक्षण जो होगा, चौथे लक्षण में यानी कि जो प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व होता है वह क्षार धातु कहलाता है, और अंतिम तत्व वह अक्रिय गैस कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु, प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु, जिसे वह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यह क्षार धातु हैं। तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। यानी कि प्रत्येक आवर्त का जो पहला तत्व होता है वह क्षार धातु, और अंतिम तत्व अक्रिय गैस कहलाता है। अक्रिय गैस में अक्रिय गैस या हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान होता है। तो जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यह पहले वर्ग के तत्व हैं, और प्रत्येक आवर्त में यह तत्व आते रहते हैं। तो पहला जो तत्व होता है वह क्षार धातु कहलाता है, और अंतिम तत्व क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। तो इस तरह से 4 लक्षण पढ़ लिए। अब इसके बाद
अगला लक्षण जो होगा, यह जो यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो होता है, यह क्षार धातु के कहलाते हैं, क्योंकि यह जो इनको इन सभी तत्वों को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और उन ऑक्साइडों को जल में घोला जाता है, तो जल में घोलने पर यह क्या होते हैं, क्षारीय विलयन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। और जो अक्रिय गैस होता है, इनके बाहरी कोश में हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या होते हैं, तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इनका कोश जो होता है, बाहरी कोश, वह पूर्ण रूप से भरा होता है, जिसके कारण यह न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता क्या हो जाती है, 0 होती है। और इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं, यानी कि इन तत्वों का स्थायित्व तो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और अब इसके बाद 5वां जो लक्षण होगा कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों का गुण क्या होता है, क्रम से बदलता रहता है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर, दाएं चलने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी कि किसी आवर्त में अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों के गुणों में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। जैसे में देखेंगे तो यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन सभी तत्वों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से तत्वों का गुण क्या हो रहा, परिवर्तित हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से पांचवा गुण पढ़ लिए। अब इसके बाद 6वां पॉइंट होगा जो 6वां पॉइंट होगा कि अगर एक ही वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं
एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तत्वों के गुणों में क्या हो रही है? समानता पाई जाती है। तो यानी कि अगर एक वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों के गुण क्या होते हैं? लगभग समान होते जाते हैं। यानी कि प्रत्येक तत्वों का जो गुण होगा लगभग समान होता जाएगा। अगर किसी की संयोजकता +1 है तो पूरे तत्वों की संयोजकता +1 होगी। अगर +2 है तो +2 ही होगी, +3 है तो +3 होगी, -4 है तो -4 ही होगी। इस तरह से तो एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनका गुण क्या होगा? जैसे है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सबों का देखेंगे तो यहाँ पर यह फर्स्ट वर्ग में आते हैं। फर्स्ट वर्ग में तो इन सभी तत्वों का गुण क्या होगा? समान होगा। सातवां पॉइंट है कि आवर्त छः में 32 तत्व होते हैं। इस 32 तत्व में जो लेंथेनॉइड 57 होता है, उसके बाद 14 जो तत्व होते हैं उसे लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, जिसको कि आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। तो इस आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं।